ध्रुव राठी इस दुनिया का पहला ऐसा बंदा होगा जिसके स्टार्टअप लॉन्च करने के बाद इसलिए हल्ला हो रहा है क्योंकि सेम चीज बाकी लोग भी बनाना चाहते थे, बट ध्रुव भाई ने थोड़ा सा पहले बना लिया और 3 दिनों के अंदर अंदर 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी कर लिया। मेरे अकॉर्डिंग ना ये आदमी एक कॉम्बो के साथ प्रॉपर्ली खेल गया और वो कॉम्बो है स्मार्टनेस और रीच का। सबसे पहले तुम लोग ये चीज समझो कि आज की डेट में हर कोई अपना एआई स्टार्टअप बनाना चाहता है क्योंकि एआई ट्रेंड के अंदर चल रहा है और ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी एआई के अंदर काम कर रही है। चाहे तुम लोग माइक्रोसॉफ्ट देख लो वो ओपन एआई के अंदर है, चाहे तुम लोग गूगल को देख लो वो जेमिनी के अंदर है, तुम लोग ट्विटर को देख लो वो ग्रोक के अंदर है। हर कोई बंदा एआई के अंदर अपना बिजनेस डेवलप करना चाहता है क्योंकि सबको समझ आ रहा है कि भाई एआई फ्यूचर है और ये फ्यूचर को देख के हर कोई आदमी अपना खुद का एआई टूल बनाने का सोचता तो जरूर है पर उसको बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज की डेट में तुम लोग जितने भी चैटबॉट्स देख रहे हो ना ये एलएलएम के ऊपर वर्क करते हैं जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, जिसके अंदर आपको एक मशीन टूल बनाना होता है और उसको सिखाना होता है। आपको उसको ये भी बताना होता है कि भैया एग्जिस्टेंस क्या होती है, आपको उसको बताना होता है भाई ह्यूमंस कैसे होते हैं, कैसे फीलिंग्स होती है, कैसे इमोशंस होते हैं, कैसे कंट्रीज होती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो बोलना पढ़ना या देखना बैन होता है और उसके बैन के रीजंस क्या क्या होते हैं। तुम लोग एआई को एक ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि वो एक न्यू बोर्न बेबी है। बस उस बेबी के पास एक स्पेशलिटी है कि आप लोग उसको जितना भी सिखाओगे ना वो एक बार में सीख लेगा और उसकी मेमोरी कभी भी फुल नहीं होगी। तो कोई भी टूल कितना बेटर होगा वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ट्रेनिंग कितनी की गई है, उसको सिखाया कितना गया। अभी सिखाने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग इंटरनेट को यूज करोगे और जब आप लोग इंटरनेट का यूज करके उसको सिखाने के लिए जाओगे ना तो आपको डेटा यूज करना पड़ेगा। और अगर तुम लोगों को एक और बात बताऊं तो एक एआई मॉडल को बनाने की ज्यादा कॉस्ट नहीं है, उसको सिखाने की ज्यादा कॉस्ट है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से जो भी पूछे उसके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो हर चीज हमने उसको सिखाई होनी चाहिए तभी तो उसके पास जवाब होगा ना। तो हर कोई चैटबॉट मॉडल की कंपनी ट्राई करती है कि उनको जितना ज्यादा सिखा पाए सिखा ले और वो सिखाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है ना उसके अंदर आपको जीपीयूज की नीड होती है। तो अगर हम में से कोई भी आदमी उठ के बोले कि चलो भैया मैं खुद का एआई मॉडल बनाऊंगा और उसको सबको सिखाऊंगा तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास नहीं है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हम लोग अगर खुद का एआई बना भी लेंगे तो उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे तो वो एक ब्लैक कैनवस रहेगा। बट इधर ये भी क्वेश्चन आता है कि चलो भाई हम पे पैसे नहीं है पर अगर कोई बंदा बिलियंस ऑफ डॉलर जुगाड़ ले तो क्या वो एआई बना सकता है? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि आप लोग इंटरनेट पे रैंडमली जाके किसी का भी डेटा चोरी करके अपने एआई मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते, वो इलीगल है। आप लोग क्या करोगे कि आपने यूट्यूब का यूज कर लिया, आपने फेसबुक का यूज कर लिया, आपने ट्विटर का यूज कर लिया, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कर लिया और अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर लिया। फेसबुक, गूगल और यूट्यूब आपको ये चीजें करने देंगे? आपको सही में लगता है? और ये प्लेटफॉर्म्स को तो आप लोग दूर छोड़ दो, क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो आपको ये चीजें करने देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेट फोटोज को एक एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाए। एक बार को हम लोग मान भी लेते हैं कि आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, आपने उसको फेसबुक को ऑफर कर दिया कि भैया मुझे आपके प्लेटफॉर्म का डेटा यूज करना है। फेसबुक कहता है भैया जितना डेटा यूज करना कर लो, पर एक काम करो पहले लोगों से पूछ लो कि वो करवाना भी चाहते हैं या नहीं। तो अभी फेसबुक के ऊपर भी बिलियंस ऑफ यूजर्स है तो क्या आप लोग सबको मेल लिखते बैठोगे कि भैया आपकी परमिशन है या नहीं है? तो ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना अभी उन्हीं के लिए प्रैक्टिकल है जिनके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जैसे मैंने बोला कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जिनके पास डेटा और पैसा दोनों होगा, और ये किसके पास है? सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दूसरा अपना गूगल। और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यही दोनों प्लेटफॉर्म से जो डोमिनेट कर रहे हैं। चैट जीपीटी ने अपना मैक्सिमम डेटा कहां से सोर्स किया? थोड़ा बहुत इंटरनेट से उठा लिया जिसके ऊपर उनके ऊपर केस चल रहे हैं, और बाकी सारा माइक्रोसॉफ्ट से ले लिया। गूगल के पास डेटा की भरमार है, यूट्यूब उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, गूगल के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्च इंजन है, ऐसी सेम फेसबुक के पास भी डेटा है, ट्विटर के पास भी डेटा है, सारे प्लेटफॉर्म्स के पास डेटा है और सभी ने अपने एआई मॉडल्स को अपने अपने डेटा के ऊपर ट्रेन कर रखा है। अभी जिन जिन के पास डेटा और पैसा दोनों है वो लोग मार्केट के अंदर डोमिनेट तो कर रहे हैं पर कभी भी मोनोपोली नहीं बना पा रहे, और उस चीज का सबसे बड़ा रीजन ये है कि किसी के पास भी पूरा डेटा नहीं है। फॉर एन एग्जांपल गूगल की सुपर पावर क्या है? गूगल के पास इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है, और दूसरा गूगल की स्पेशलाइजेशन ये है कि उनके पास इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। दैट मींस वो रिसर्च के अंदर अच्छे होंगे और दूसरा वो वीडियो के अंदर अच्छे होंगे। और अगर तुम लोग प्रैक्टिकली अभी देखोगे भी तो उनका VO3 मॉडल है जो वीडियो के अंदर अभी वन ऑफ द बेस्ट है। और रही बात रिसर्च की तो जेमिनी से अच्छी रिसर्च कोई करता ही नहीं है। डीप सर्च उनका यूज करके देखो कभी। सेम एग्जांपल तुम लोग ग्रोक का लेके देख लो, ग्रोक से अच्छा कोई भी न्यूज कवर करता ही नहीं है, क्योंकि ग्रोक कनेक्टेड है डायरेक्टली ट्विटर से और ट्विटर के ऊपर सबसे जल्दी न्यूज आती है। तो अगर आपको करंट अफेयर से कनेक्टेड रहना तो ग्रोक से बढ़िया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ऐसे चैट जीपीटी इमेजेस के लिए अच्छा है, क्लोड अपना राइटिंग और कोडिंग के लिए अच्छा है, ऐसे सबकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। और आज से पहले मेरे पास ये चारों पांचों टूल्स के सब्सक्रिप्शन थे, क्योंकि मैं सब कुछ यूज करता हूँ। मुझे मार्केट में रिसर्च करके तुम्हारे लिए कंटेंट लिखना होता है, तो जो भी टूल जिस भी काम के लिए बेटर होता है मैं उस टूल को उस काम के लिए यूज कर रहा होता हूँ। तो अभी ध्रुव राठी ने सेम चीज को समझा और उसने पता है क्या किया? सभी टूल्स की एपीआईज निकाल ली और उन सारी एपीआईज को एक सिंगल वेबसाइट के अंदर कनेक्ट कर दिया, जिसमें एक सर्च करने पे आप लोग सभी के ऊपर ट्रिगर कर सकते हो अपने सर्चेस को। अभी तुम में से काफी लोगों को लगेगा कि भाई
एपीआई क्या होता है? थोड़ा सा टेक्निकल चीज है पर इसको बहुत सिंपल रखते हैं। तुम लोगों ने ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट ये चीजें यूज करी होंगी, राइट? तो जब भी तुम लोग कुछ भी खाना ऑर्डर करते हो तो तुम देखते हो कि आपका बाइक राइडर आपके पास आ रहा है या फिर आपकी जो कैब है वो आपके पास आ रही है, तो वो मैप के अंदर दिखती है। तो क्या अगर मुझे उबर जैसी कोई भी ऐप बनानी है तो मुझे पहले गूगल मैप बनाना पड़ेगा, हर एक गली को मुझे मैन्युअली जाके स्कैन करना पड़ेगा, पूरी फुटेज बनानी पड़ेगी, सैटेलाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा, इतना तामझाम होगा? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी गूगल ने कर रखी है। मैं दोबारा से क्यों करूं? मैं क्या करूंगा, गूगल मैप्स की जाके एपीआई ले लूंगा, जितना भी ऐप के अंदर यूज करूंगा उतना उसको पैसे दे दिया करूंगा। और अभी ध्रुव ने भी ना सेम काम किया। उसने देखा कि यार मार्केट के अंदर एक गैप है, सभी टूल्स की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, हर कोई हर टूल का सब्सक्रिप्शन ले नहीं सकता, तो एक काम करते, एक प्लेटफॉर्म बनाते जिसपे सारे टूल इंटीग्रेट कर दिए, और क्योंकि इंडियन कंज्यूमर ज्यादा पे नहीं कर पाता तो उसका सब्सक्रिप्शन भी लो कर दिया। और ये सारे प्लेटफॉर्म को बनाना कोई बहुत बढ़िया क्रेजी बात नहीं है, कोई भी अगर अच्छा डेवलपर बैठे तो बहुत इजीली इस प्लेटफॉर्म को रेप्लिकेट कर सकता है। और इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी ध्रुव राठी से ज्यादा स्किल्ड लोग एग्जिस्ट करते हैं। और सच बताऊं तो इंटरनेट पे जो वीडियो सर्व हो रही है उनको देख के लगता है कि बाकी लोग बनाना भी चाहते थे, बट बनाने का सोचना या फिर कैसे बनाते हैं बताना बहुत ईजी है, खुद बनाना और उसको लॉन्च करना ये चीज मुश्किल होती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी रीच, गुडविल, टाइम, एफर्ट, पैसा, ये पांचों चीजें लगती हैं। याद है मैंने शुरू के अंदर बोला था कि ध्रुव राठी एक कॉम्बो के साथ खेल गया, और वो कॉम्बो था अपना स्मार्टनेस और रीच। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इस बिजनेस को बनाना बड़ी बात नहीं है, इस बिजनेस को फैलाना बड़ी बात है। आज की डेट में हो सकता है कि ऐसा कोई और प्लेटफॉर्म भी एग्जिस्ट करता हो, पर हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो जिस बंदे ने ऐसा सिमिलर प्लेटफॉर्म अगर कहीं पे बना भी रखा होगा, अगर उसको हमारे तक पहुंचना है तो उसको कॉस्ट आएगी, एंड उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। इसके अंदर अगर आप लोग किसी भी बंदे को एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो ना, तो जो कैक होता है वो 300 से 1200 तक चला जाता है। अभी कैक क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। कैक होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मैंने अपना ये प्रोडक्ट बना के घर पे रखा हुआ है, तुम लोगों को कैसे बेचूं? सबसे पहले इसका प्रोडक्ट शूट करवाऊंगा, उसके बाद इसकी एड चलाऊंगा और तुम लोगों तक रीच आउट करूंगा, और वो एड चलाने के लिए मैं गूगल और फेसबुक को पैसा दूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि भैया जैसे मैं तुमको पेन की एड दिखाऊंगा तुम लोग भाग के खरीद लोगे। डेली 50 एड देखते हो ना तुम लोग सोशल मीडिया पे, कितना खरीदते हो? और जितनी भी तुम लोग एड देखते हो ना, वो एड दिखाने वाले को उसका पैसा देना पड़ता है। बट ये सारी चीजें ना दूसरों के लिए पेड थी, पर ध्रुव राठी के पास एक खुद का प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर उसने ये चीजें फ्री में कर दी। बाकी लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली ये फैसिलिटी है नहीं। नाउ अंडरस्टैंड द बिजनेस यार। हर बिजनेस को चलाने के लिए मोस्टली दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है अपनी फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अंदर अपना आ जाता है ऑफिस हो गया, रेंटल्स हो गए, जो भी चीजें परमानेंट है कि भैया कंपनी चले ना चले ये तो देना ही पड़ेगा, उसमें सैलरीज भी आ जाती है। और दूसरी होती है अपनी वेरिएबल कॉस्ट, जिसके अंदर अपनी एपीआई कॉस्ट आ जाती है, मार्केटिंग कॉस्ट आ जाती है। अभी एपीआई कॉस्ट इसके अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती रहती है हमेशा। और दूसरी होती है अपनी वेरिएबल कॉस्ट, जिसके अंदर अपनी एपीआई कॉस्ट आ जाती है, मार्केटिंग कॉस्ट आ जाती है। अभी एपीआई कॉस्ट इसके अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती रहती है हमें। क्योंकि अगर आप लोग ध्रुव राठी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके जितनी भी चीजें चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हो ना, वो सारी चीजें ध्रुव राठी को फ्री में नहीं पड़ रही है। ध्रुव राठी को भी चैट जीपीटी को पैसे देने पड़ रहे हैं, जितना भी तुम लोग सर्च करोगे उसका। और तुम लोग पागलों की तरह सर्च करके सामने वाले को लूट ना लो, तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर एक कैप लगा रखी है कि भैया आप लोग सिर्फ 4 लाख टोकन तक ही सर्च कर सकते हो। और ये 4 लाख टोकन को रखने का एक क्राइटेरिया ये बताया गया कि हर बंदा 2 से 2.5 लाख मंथली टोकन को यूज करता है, और हम लोग तो 4 लाख टोकन दे रहे हैं। और अभी की डेट में इंटरनेट की सबसे बड़ी डिबेट है, और इस चीज को लोग स्कैम भी बोल रहे हैं। अभी 4 लाख टोकन के लिए ध्रुव भाई हमसे $12 चार्ज कर रहे हैं, जिसकी एस्टिमेटेड जो इंडियन रुपीज के अंदर आते हैं दैट इज 999। बट ये 4 लाख टोकन चैट जीपीटी की एपीआई के अंदर तो सस्ते में मिल रहे हैं। अभी ये चीज एग्जैक्टली कितने सस्ते में मिल रही है इसका एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप लोग जब भी ध्रुव राठी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो आप लोग एक साथ काफी सारे चैटबॉट्स को यूज कर रहे हो, और सभी के सभी चैटबॉट्स की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट। तो आप लोग कौन से वाले चैटबॉट को कितना यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पीछे टोकन्स की कॉस्ट क्या पड़ रही है। इसको मैं इंटरनेट के ऊपर भी देख रहा था कि लोगों ने अपने अपने नंबर्स के तुक्के मार रखे हैं, बट जो ये टोकन्स होते हैं ना पर वर्ड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होते हैं। अभी जेमिनी की पर वर्ड की कॉस्ट अलग है, चैट जीपीटी की अलग है, ग्रोक की अलग है, क्लोड की अलग है। तो ये 4 लाख टोकन्स की कॉस्ट को फिगर आउट करना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट जितना ऊपर से देख के समझ आ रहा है ये लोग डिसेंट गुड मार्जिन के ऊपर बेच रहे हैं, और ये चीजें देख के ना लोगों को जलन हो रही है। बाकी ध्रुव राठी की टीम ने भी एक गलती कर दी है कि भैया सबको टॉप मॉडल्स दे दिए। इन लोगों को चैट बोर्ड का लेटेस्ट मॉडल देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा एक्सपेंसिव होता है, और हर किसी को हर टाइम पे पावर यूज तो करना नहीं होता है। चैट जीपीटी 4 मिनी जैसे जो मॉडल्स है वो भी काफी सफिशिएंट है, और उनके टोकन की कॉस्ट भी सस्ती पड़ती है, और हर किसी को हर टाइम पे बेस्ट मॉडल यूज करने की जरूरत भी नहीं होती। तो एटलीस्ट इनको ये चेंज करने का ऑप्शन तो देना ही चाहिए कि आप लोग कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हो। बट जो भी इन्होंने कॉम्बो बनाया ना ये यूजफुल तो है, और स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मैं हर चीज की रिसर्च के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर भागता था। अभी सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे हर चीज मिल गई है। बट क्या इसका मतलब ये है कि इनका प्लेटफॉर्म परफेक्ट है? और उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ एक बढ़िया बिजनेस तो डेफिनेटली है। सबसे पहले मैं इनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करता हूँ, और वीडियो के एंड में जाते जाते फिर बुराइयां करेंगे। अगर इनका बिजनेस मॉडल देखो तो भैया इनके पास अर्ली मूव एडवांटेज तो डेफिनेटली थी। लोग अभी सोच रहे थे, कुछ ऐसा बनाना चाहते थे, या कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा पर लोगों तक पहुंच नहीं पाए। और ध्रुव भाई ने क्या किया, सीधा बनाया,
लॉन्च किया और 3 दिनों में 3 करोड़ का रेवेन्यू। अभी रिसेंटली ध्रुव ने ट्वीट करके बताया कि उनके 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और 3 दिनों के अंदर अंदर 20,000 से ज्यादा पेड कस्टमर्स आ चुके हैं। बट ना मैंने क्रिएटर्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है कि वो हमेशा ना एक लूप के अंदर फंस जाते हैं। वो लोग जब भी कोई भी प्रोडक्ट निकालना चाहते होते हैं ना, तो वो कॉस्ट प्लस के ऊपर निकालते हैं हमेशा। अभी आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, उसके 2 तरीके होते हैं हमेशा। पहला तरीका होता है मार्केट को एनालाइज करके, जैसे अभी एयरटेल अपना रिचार्ज बेच रहा है, वो क्या देख के बेच रहे हैं कि भैया वोडाफोन का कितना है, आइडिया का कितना है, तो मैं इस प्लेस के ऊपर रहता हूँ। वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि भैया रिचार्ज की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेरे कितने पैसे लग रहे हैं, उसके ऊपर 100 रुपए या फिर 50 रुपए का मार्जिन ले लेते, तो उन्होंने ऐसे प्राइसिंग डिसाइड नहीं करी है। और दूसरा तरीका जो होता है वो होता है कॉस्ट प्लस का। अभी कॉस्ट प्लस का मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि मेरी एक कॉफी शॉप है और मैं उसके ऊपर कॉफी बेचता हूँ। जो कॉफी बनाने की मेरी कॉस्ट आती है दैट इज 10 रुपीज। अब मेरे को रेंटल्स देनी है, एम्प्लॉइज की सैलरीज देनी है, बाकी एम्बियंस का चार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो मेरे 10 रुपए का पर कप का खर्चा और आ जाता है। तो मेरे 20 रुपए की कॉफी मुझे पड़ रही है, मैं 22 रुपए का बेच दे रहा हूँ, हर कप के ऊपर 2 रुपए कमा रहा हूँ। अभी कल को क्या हुआ कि भैया वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, मुझे थोड़ी सी मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ गई, या फिर कोई सीजन ऑफ आ गया, अभी लोग मेरे पास कॉफी लेने के लिए आ ही नहीं रहे, तो कॉफी बनाने की कॉस्ट तो सेम है, 10 रुपए पड़ रही है, बट जो पर कप के रेंटल और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट थी ना मेरी, वो बढ़ चुकी है। अभी क्योंकि लोग कम आ रहे हैं तो मेरे को उसकी पर कप की जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 12 रुपए। तो कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस में अदर एक्सपेंसेस, और मुझे पैसे कितने बच रहे हैं, 0। क्या मैं ब्रेक इवन पे काम करता रहा हूँ, क्या मैं समाज सेवा के लिए काम करता रहा हूँ? अभी क्योंकि मैं धंधा कर रहा हूँ तो चीजें तो अप डाउन होंगी, कोई दिन अच्छा जाएगा, कोई दिन बुरा जाएगा, सीजन का टाइम भी आएगा, ऑफ सीजन भी आएगा, ये चीजें तो बिजनेस में एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। तो जो कॉस्ट प्लस का मेथड होता है ना, ये हमेशा बुरा ही बोला जाता है। आप लोग किसी भी वेल नोन स्टार्टअप फाउंडर का कोई पॉडकास्ट देख लो, किसी भी शार्क टैंक की पीस देख लो, और जब भी प्राइसिंग की बात होती है ना और सामने वाला फाउंडर ये बोलते हैं कि भैया मैंने तो कॉस्ट प्लस मेथड के ऊपर प्राइसिंग डिसाइड करी है, तो जो शार्क्स होते हैं ना उनका मुंह लटक जाता है। वो कहते हैं यार ये क्या हरकत है, ये क्या तरीका है। तो जो प्राइसिंग होती है ना वो हमेशा मार्केट को देख के ही एनालाइज करनी चाहिए। एंड ध्रुव के बिजनेस की मेरे को सबसे अच्छी ये चीज लगी कि इन्होंने मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्राइस रखा है। ChatGPT, जेमिनी, ग्रोक, क्लोड, ये सारे के सारे जो एआई टूल है ना, ये 20 से 30 डॉलर के बीच में आते हैं। ध्रुव ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा अफोर्डेबल रेट पे आना था, तो उसने $12 का लॉन्च कर दिया, जिससे इनके पास एटलीस्ट थोड़े से हेल्दी मार्जिन्स बचे, क्योंकि सारी जिंदगी इनको ध्रुव राठी के चैनल के मार्केटिंग के बेसिस के ऊपर तो धंधा ग्रो करना नहीं है। कल को फेसबुक एड भी चलेगी, गूगल एड्स भी चलेगी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होगी, मीम मार्केटिंग भी होगी, तो इन चीजों के लिए पैसा लगेगा ना, तो क्या करें, उसको जेब से भरते फिरे। तुम लोग मार्केट के अंदर अगर देखोगे ना, तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, इनको बेचने की कॉस्ट इनके एक्चुअल सब्सक्रिप्शन से ज्यादा होती है। काफी सारे ऐसे टूल है जिनकी मंथली कॉस्ट है 1000 रुपए, और उनको बेचने के लिए मार्केटिंग में लग गए 1,500-2 हजार रुपए। फिर भी कंपनियां लॉस के अंदर बेच देती है कि ठीक है यार, हमको इसको रिटेन करके रखना, हम दूसरे, तीसरे या चौथे महीने पैसे कमा लेंगे। तो इन्होंने 999 का प्राइस रख के एटलीस्ट अपने फ्यूचर को तो सिक्योर कर लिया, जिससे ध्रुव राठी और उनकी टीम ने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तो बना लिया। पर इनिशियली जब ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था ना, तो भैया मेरे को इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर शक हो गया था, क्योंकि ये टूल मेरे लिए अच्छा है पर मैं काफी ज्यादा काम करता हूँ। मैंने इनका सब्सक्रिप्शन ले भी रखा है, पर उसके अंदर एक टोकन लिमिट है, और जैसे वो सारे टोकन्स खत्म हो जाएंगे मैं उस सॉफ्टवेयर को यूज कर ही नहीं पाऊंगा। और ये चीज इनके बिजनेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, या फिर मैं बोलूँ इनके बिजनेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि अभी ध्रुव राठी ने रिसेंटली हाईलाइट करके बताया कि वो इस चीज को फिक्स करने के लिए कोई ना कोई चीज ला रही है। बट मैं पहले प्रॉब्लम को हाईलाइट कर देता हूँ कि मेरे साथ प्रॉब्लम आने क्या वाली थी। इन लोगों ने एक एस्टिमेट ले लिया था कि भैया एक आदमी 2 से 2.5 लाख टोकन्स को यूज करता है। अभी हो सकता है कि भैया इनके 80-90% लोगों के लिए इतने टोकन्स इनफ, पर मैं तो पावर यूजर हूँ, मैं तो आया ही काम करनी हूँ, मैं तो दिन में 6-6 घंटे चला रहा हूँ इस टूल को, तो मेरे तो टोकन्स काफी जल्दी खत्म हो जाएंगे। और मेरे जैसे यूजर्स काफी ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जिनका मेन एजेंडा इस टूल को यूज करने का ये नहीं है कि भाई ये सस्ता बहुत है। उनका रीजन बहुत सिंपल है कि भैया ये कन्वीनियंट बहुत है, मुझे ग्रोक पे सर्च करना है तो इसी पे कर लूंगा, मुझे ChatGPT पे करना है इसी पे कर लूंगा, और सेम सबके अंदर प्रोजेक्ट्स भी बन जाएंगे, तो मैं ज्यादा पे करने के लिए तो रेडी हूं। तो हमारे लिए कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए ना जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दें और इसको थोड़ा सा फुल फ्लेज लेवल के ऊपर यूज कर पाए। और ये मेरे लिए ना एक बिगेस्ट ड्रॉबैक था, और इस चीज के ऊपर मैं ध्रुव को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाला था। फिर मैंने इनका ट्वीट देख लिया कि ये लोग टोकन्स को रिचार्ज करने का कोई तरीका लाने वाले, विच इज फेयर आई गेस। और ना मैंने एक बहुत अजीब सी चीज देखी इंटरनेट के ऊपर, जिसके ऊपर ना ध्रुव को हेट मिल रहा है। और वो हेट पता है किस चीज के अंदर मिल रहा है? जिस वीडियो में ध्रुव राठी ने अपने स्टार्टअप को लॉन्च किया था ना, उसके अंदर इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये लोग हर टूल के लेटेस्ट वर्जन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो लोगों ने क्या किया कि ChatGPT से जाके पूछा कि भैया कौन से मॉडल पे ऑपरेट हो रहे हो तुम, और कुछ कुछ लोगों को ChatGPT जवाब दे रहे कि भैया मैं तो मॉडल 4 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ। मैंने भी ये सेम चीज ट्राई करके देखी थी, मुझे तो ChatGPT 5 का ही बता रहा था वो, बट कुछ लोगों को ChatGPT अपना मॉडल 4 भी बता रहा है। एंड ध्रुव राठी ने इसकी एक्सप्लेनेशन भी डाली थी कि भैया काफी जगह पे ChatGPT को पता ही नहीं होता कि भैया वो कौन से मॉडल के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और मैक्सिमम APIs को नहीं पता होता। अभी मुझे इस चीज की ना टेक्निकल डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं पता, फिर भी मैं इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा श्योर हूँ कि भैया ये ChatGPT 4 मॉडल को तो यूज नहीं कर रहे होंगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भैया ChatGPT 4 मॉडल और 5 मॉडल की कॉस्ट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत पेनीज का ही है। तो कोई भी आदमी इतना छोटा सा झूठ बोल के इतने बड़े स्टार्टअप को डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहेगा। तो झूठ भी बोलो, और वो भी इतना छोटा जिससे 2 पैसे बच रहे हैं। अरे बोलना तो कोई बड़ा बोलो ना यार, इतने छोटे झूठ से क्या होता है। और एक और चीज मार्केट के अंदर निकल के आएगी, ChatGPT ने ना अगले ही दिन, जिस दिन ध्रुव राठी ने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया ना,
उससे अगले दिन अपना 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन निकाल दिया। हाँ, सब्सक्रिप्शन के अंदर थोड़ी बहुत लिमिटेशंस डेफिनेटली है, पर वो 400 रुपए का। एंड लोगों को लग रहा है इससे ध्रुव राठी का बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। आज शायद 10 से 12% का थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी सिर्फ ये यूएसपी नहीं है ना कि वो लोग सस्ते हैं। उनकी यूएसपी ये है कि वो सारे के सारे प्रीमियम मॉडल सिर्फ 1000 रुपए में दे रहे हैं, और इधर 400 रुपए में सिर्फ एक मॉडल मिल रहा है। तो ChatGPT का सस्ता मॉडल निकलने के बाद भी इनका प्लेटफॉर्म ही ज्यादा सस्ता है। और मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा ग्लिचेस भी आ रहे होंगे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, क्योंकि इनका फर्स्ट लॉन्च था अभी। बट ना इसके अंदर ना काफी ज्यादा मिसिंग फीचर्स थे जिनको इनको ठीक करना चाहिए था, और काफियों को इन्होंने कर भी लिए। आपके टूल के अंदर PDF एंड डॉक्स अपलोड का फीचर होना चाहिए था, वेब सर्च का ऑप्शन होना चाहिए था, बट इन्होंने ट्विटर के ऊपर बोला कि ये काफी जल्दी इन फीचर्स को ऐड करने वाले हैं। और मैंने अभी रिसेंटली ओपन करके देखा था, तो इनका डॉक्स और PDF अपलोड करने का फीचर तो ऑलरेडी इनेबल हो भी चुका है। अभी क्योंकि मैंने इनके प्लेटफॉर्म को यूज किया, तो मैं थोड़ा बहुत फीडबैक दे सकता हूँ। जैसे चैट्स को रीनेम करने का ऑप्शन नहीं है, वो होना चाहिए। आप लोग कभी रात को यूज कर रहे हो तो डार्क थीम का ऑप्शन होना चाहिए, लाइट थीम का ऑप्शन होना चाहिए। ये कुछ बहुत बेसिक फीचर्स है जो अगर एक प्लेटफॉर्म के अंदर है ना, तो वो कन्वीनियंस को थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो एक बंदे का ना उस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा यूज करने का मन करता है। तो अगर उनकी टीम से कोई भी देख रहा है तो थोड़े इन फीचर्स को ऐड कर लेना, एंड आई गेस इट्स अ गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस। पर मैं इस बिजनेस को ना बेस्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि बेस्ट बिजनेस तो हमारे देश में बाबाओं का ही है। मैंने यहाँ पे वीडियोस अटैच कर दिए, तुम लोग जाके देखो, तुम्हें थोड़ी चीजें समझ आएंगी।